हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता, संस्कृत विद्यापीठ लोहना, मधुबनी से। बच्चों, आज हम उपशास्त्री द्वितीय खंड के लिए उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत जो है वो एक ग्राम प्रधान देश रहा है और भारत की ज़्यादातर आबादी जो है वो गाँव में बसती रही है। और ग्राम प्रधान होने के बावजूद भी भारतीय ग्रामीण समाज एक उन्नत संस्कृति को भी प्रतिबिंबित करता रहा है। भले ही समाज जो है ग्रामीण रहा हो, लेकिन ये ग्रामीण समाज एक उन्नत संस्कृति को प्रतिबिंबित करता रहा है। इस ग्रामीण समाज ने एक और उन्नत खेती की तो दूसरी ओर असाधारण हस्तशिल्प की वस्तुओं का भी निर्माण किया। इस ग्रामीण समाज द्वारा निर्मित हस्तशिल्प जो था वो न केवल भारतीय रियासतों के दरबारों की शोभा थी, बल्कि इनका निर्यात जो है वो पश्चिम के देशों में भी होता था और उनके घरों की भी ये शोभा बनी। इस ग्रामीण समाज ने भारत को एक प्रमुख निर्यातक देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्लिनी, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, बर्नियर आदि जो अधिकांश विदेशी यात्री हैं उनका जो विवरण है वो इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं, इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि भारत से निर्यात की जाने वाली जो वस्तुएं थी उसका यूरोप में और अन्य देशों में बहुत मांग थी, जिसके कारण यहाँ की वस्तुएं वहाँ जाती थी और उसके बदले जो है सोना चांदी भारत में एकत्रित हो रहा था। बच्चों, हम जानते हैं कि अंग्रेज़ों से पूर्व भी बहुत सारे विदेशी जो है आक्रांता भारत में आए थे, लेकिन उनमें एक बात अलग थी अंग्रेज़ों से कि वो यहाँ आए और यहीं रच बस गए। उन्होंने भारत की आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में जो है वो मदद की। उन्होंने भारत को अपना भूमि माना और जो कुछ कमाया यहीं खर्च किया और इसे ही अपना समझा, जिस कारण से भारतीय ग्रामीण समाज में कृषकों और दस्तकारों की जो है वो समृद्धि बढ़ी, उनकी स्थिति बेहतर हुई। चूँकि वो भले ही यहाँ आक्रांता के रूप में आए, लेकिन वो यहीं के होकर रह गए और यहीं का उन्होंने बढ़ावा दिया और यहाँ की समृद्धि में उनकी हिस्सेदारी रही। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ आए 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत यहाँ आई और उनका उद्देश्य जो है व्यापार करना था और व्यापार करने के लिए वो आई थी। लेकिन धीरे धीरे बच्चों, हम जानते हैं कि उन्होंने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। पलासी का युद्ध हो 1757 ईस्वी का या फिर बक्सर का युद्ध हो, क्योंकि इन दोनों ने निर्णायक भूमिका निभाई थी और अन्य फिर आगे की स्थितियां जो है वो अंग्रेज़ों के अनुकूल होती चली गई और उन्होंने बंगाल से प्रारंभ करके पूरे भारत में जो है राजनीतिक वर्चस्व स्थापित कर लिया। और राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने के बाद उनका आर्थिक शोषण जो था वो आर्थिक क्रियाकलाप जो था वो काफ़ी बढ़ गया और वो ज़्यादा से ज़्यादा भारत को से लाभ कमाना चाहते थे और इसका आर्थिक शोषण वो कर रहे थे। कच्चे माल के लिए जो है सो भारत के किसानों के द्वारा वो आपूर्ति करने लगे। यहाँ से माल जो है वो उसकी आपूर्ति होने लगी और फिर निर्मित माल जो इंग्लैंड में तैयार होकर के यहाँ आता था और उसकी खपत जो है यहाँ की जनसंख्या में वो कराने लगे। इस तरह उनको दोनों स्रोत जो है वो अच्छा स्रोत मिल गया। हम जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो भारतीय किसानों को ब्रिटेन के उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल, कपास, नील आदि जो है उपजाने को बाध्य किया। इससे कृषकों की स्थिति में जो है वो गिरावट आई। उधर राजनीतिक वर्चस्व में हम देखते हैं कि बेलेजली की सहायक संधि और डलहौजी की हड़प नीति के कारण जो है भारतीय रियासतों को हड़प लिया गया और रियासतों के नवाब जो है वो नेस्तनाबूद कर दिए गए। इन नवाबों के नहीं रहने से जो है जो उनके दरबार में हस्तशिल्पकार थे और जो उनकी इज्जत थी वो समाप्त हो गई और उनको खाने के भी लाले पड़ने लगे, क्योंकि उनकी पूछ रही नहीं और अब इन हस्तशिल्पियों को जो है वो कृषि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। कृषक तो वैसे परेशान थे ही। इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका का गृह युद्ध जब समाप्त हुआ 1864-65 में तो ब्रिटिशों ने वहाँ से कपास का आयात करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि अमेरिकी कपास जो है भारतीय कपास से क्वालिटी में कुछ अच्छी होती थी। तो अब जिन कृषकों को कपास उपजाने के लिए भारत में बाध्य किया गया था उनकी कपास खरीदा नहीं गया, तो उनकी स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो गई। इसके अलावा सूती कपड़ा उद्योग को ब्रिटेन के मशीन निर्मित कपड़ा उद्योग ने बर्बाद कर दिया। कृषक और शिल्पी जो थे वो मजदूर बनने के लिए भारत में बाध्य होते चले गए और साहूकारों के कर्ज में ये लोग उलझते चले गए। इनके पास फिर उस कर्ज को चुकाने के लिए जो है कोई चारा नहीं रहा और ये अपना सर्वस्व लुटा बैठे।
भारतीय जंगली जनजातियों को भी कंपनी ने अपना शोषण का शिकार बनाया, जिसके कारण हम देखते हैं कि ये जो आदिवासी थे, जो जनजातियां थी, वो भी बार बार विद्रोह कर रहे थे। इन अंग्रेज़ों की इस नीति के कारण जो है भारत का ग्रामीण समाज जो है वो बहुत ही प्रभावित हुआ था। सरकारी रिपोर्टों से उक्त समस्त घटनाओं की जानकारी जो है वो हमें उपलब्ध होती है। एक शल्य चिकित्सक फ्रांसिस बुकानन जो है, उसकी डायरी से हमें राजमहल की पहाड़िया जनजाति व संथालों की जानकारी मिलती है। 5वीं रिपोर्ट जो उसकी है, उसमें हमें कंपनी की नीति की जानकारी जो है वो मिलती है। तो हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों का जो उपनिवेशवाद था, जो उन्होंने उपनिवेश यहाँ कायम किया, उसके उनकी नीति के चलते जो है यहाँ का ग्रामीण समाज जो है वो बहुत ही प्रभावित हुआ। बच्चों, आज हमने इस उपनिवेशवाद एवं ग्रामीण समाज के बारे में कुछ जाना, कुछ समझा। अब आगे उपनिवेशों की स्थापना के कारण और अन्य इसी तरह से क्रमशः जो है हम इस पार्ट को पार्ट बाय पार्ट पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में जो है फिर हम इससे आगे की चर्चा जारी करेंगे। धन्यवाद।